आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प विषय है। अक्सर मेडिसिन में हम चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में देखते हैं, सेल्स एक तरफ और पेशेंट का बिहेवियर दूसरी तरफ। लेकिन आज हम मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो इन डॉट्स को कनेक्ट करेगी। माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री लेवल से शुरू होकर हम मैक्रोस्कोपिक, क्लिनिकल और साइकियाट्रिक सिम्टम्स तक जाएंगे। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे टेस्टिस के डुअल फंक्शंस, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस, उसके बाद एचपीटी कमांड एक्सेस, फिर स्पर्म प्रोडक्शन को रोकने वाले डिसरप्टर्स और आखिर में इसके साइकियाट्रिक और क्लिनिकल कोरिलेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं बेस लेवल एनाटॉमी से, यानी टेस्टिस के दोहरे कार्यों से। टेस्टिस अपने आप में एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑर्गन है क्योंकि ये एक साथ दो अलग अलग सिस्टम्स चला रहा है। लेफ्ट साइड में हमारा एक्सोक्राइन यानी गैमेटोजेनिक फंक्शन है। सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर स्पर्मेटोजोआ का लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन चलता रहता है। ये बिल्कुल एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। वहीं राइट साइड में इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। नलिकाओं के बीच जो इंटरस्टिशियल लीडिक सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं। ये हार्मोन ना सिर्फ उस फैक्ट्री को चालू रखता है बल्कि ब्लड के जरिए पूरे शरीर में जाकर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंटेन करता है। अब इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन काम कैसे करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। प्यूबर्टी से शुरू होकर एक प्रिमिटिव जर्म सेल को मैच्योर स्पर्म बनने में पूरे 72 से 74 दिन लग जाते हैं। ये कोई ओवरनाइट काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशाल और कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल साइकिल है। इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री टूर को हम 4 अलग अलग स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जहां स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड होते हैं ताकि स्टेम सेल्स का एक एंडलेस रिजर्व बना रहे। दूसरा और जेनेटिक्स के हिसाब से सबसे क्रूशल स्टेप है मियोसिस, जहां 46 क्रोमोसोम वाली सेल डिवाइड होकर 23 क्रोमोसोम वाली हैप्लॉइड सेल यानी स्पर्मेटिड बनाती है। तीसरा स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, जो एक तरह का मेटामॉर्फोसिस है। गोल स्पर्मेटिड्स अपना एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म शेड कर देते हैं और एक सुव्यवस्थित पूंछ डेवलप करते हैं। और फाइनल स्टेप है स्पर्मिएशन, जहां इनमैच्योर स्पर्म्स को सेमिनिफेरस नलिका के लूमेन में एक्टिवली रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन ये सब अकेले नहीं होता। इस सिस्टम को परफेक्टली चलाने में सर्टोली सेल्स, जिन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है, उनका बहुत बड़ा रोल है। ये सेल्स एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं जो डेवलप हो रहे स्पर्म्स को बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम से बचाता है। साथ ही ये लैक्टेट के जरिए न्यूट्रिशन देती हैं, बचे हुए साइटोप्लाज्म को फैगोसाइटोस करती हैं और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी एबीपी और इनहिबिन बी सिक्रीट करती हैं। सच कहें तो इन नर्व सेल्स के बिना स्पर्म्स का सर्वाइवल बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब इस लोकल फैक्ट्री फ्लोर से थोड़ा जूम आउट करते हैं और ब्लड स्ट्रीम और ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस लोकल फैक्ट्री को चलाता कौन है? सिस्टमिक मैनेजर्स। ब्रेन में बैठी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए केमिकल ईमेल्स भेजते हैं जो नीचे मौजूद लेडिग और सर्टोली सेल्स को बताते हैं कि कब और कितना प्रोडक्शन करना है। इसे ही हम एचपीटी एक्सेस कहते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये मैनेजमेंट हायरार्की बहुत क्लियर कर देगी। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। वहां से एलएच और एफएसएच डिस्पैच होते हैं। एलएच का टारगेट क्लियर है, लीडिक सेल्स, जहां से वो टेस्टोस्टेरोन बनवाता है। एफएसएच जाता है सर्टोली सेल्स के पास स्पर्म प्रोडक्शन और एबीपी बनवाने। फिर टेस्टोस्टेरोन अपना काम करता है, जबकि सर्टोली सेल से निकला इनहिबिन बी वापस जाकर एफएसएच को इनहिबिट करता है। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट क्या है? ये पूरा सिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटिंग नेगेटिव फीडबैक लूप पर चलता है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है तो ये दिमाग को सिग्नल भेजकर जीएनआरएच और एलएच दोनों को रोक देता है और इनहिबिन सेलेक्टिवली एफएसएच को शट ऑफ कर देता है। इससे होता ये है कि टेस्टिस के अंदर लोकल टेस्टोस्टेरोन तो बहुत हाई रहता है, लेकिन पूरे शरीर का हार्मोन लेवल हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड रहता है। चलिए अब देखते हैं कि जब इस परफेक्टली ट्यून्ड सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो क्या होता है। सबसे पहला डिसरप्टर है तापमान। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस का ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, जो नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। इसीलिए टेस्टिस बाहर स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। लेकिन क्रिप्टोचिडिज्म की कंडीशन में अनडिसेंडेड टेस्टिस पेट के एब्डोमिनल हीट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल फैक्ट्री परमानेंट शटडाउन हो जाती है और स्टेरिलिटी होती है।
एनवायरनमेंटल और केमिकल डिस्ट्रप्टर्स भी कम नहीं हैं। लेड और आर्सेनिक पॉइजनिंग या मैरिजुआना का हेवी यूज प्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। पर सबसे क्लासिक क्लिनिकल एग्जाम्पल है एक्सोजीनियस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। जब कोई बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरॉन लेता है तो ब्रेन के मैनेजर्स ट्रिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है बॉडी में ऑलरेडी बहुत टेस्टोस्टेरॉन है, तो नेगेटिव फीडबैक के चलते एलएच का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। नतीजा, टेस्टिस के अंदर का लोकल प्रोडक्शन जीरो हो जाता है और सिवियर इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये तो हुई फिजिकल और केमिकल बात, पर क्या एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस इस एचपीटी एक्सिस को फिजिकली ऑल्टर कर सकता है? यही हमें अपने फाइनल और सबसे मैक्रो लेवल तक ले आता है, साइकाट्री और क्लिनिकल कोरिलेट्स। जब गंभीर स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी होती है तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी एचपीए एक्सिस हाई गियर में चला जाता है। कॉर्टिसोल लेवल्स शूट अप कर जाते हैं। ये हाई कॉर्टिसोल सीधा एचपीटी एक्सिस को डैम्पन कर देता है, जीएनआरएच रिलीज को ब्लॉक करता है और इवेंचुअली स्पर्मेटोजेनेसिस और लिबिडो दोनों क्रैश कर जाते हैं। ये एकदम क्लियर प्रूफ है कि मेंटल स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिजिकली शट डाउन कर सकता है। साइकियाट्री क्लिनिक्स में एक और बड़ा मैकेनिज्म देखा जाता है, हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया। जब मानसिक बीमारियों के लिए हैलोपेरिडोल जैसी डोपामाइन ब्लॉकिंग एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं तो दिमाग में डोपामाइन का ब्रेक हट जाता है और प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। ये एक्सेस प्रोलैक्टिन जीएनआरएच को इनहिबिट करता है, जिससे हाइपोगोनाडिज्म होता है। मतलब एक साइकोट्रोपिक दवा एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन को पूरी तरह इम्पेयर कर सकती है। और ये लिंक रिवर्स में भी उतना ही स्ट्रांग है। हाइपोगोनाडिज्म या टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी के क्लिनिकल सिम्टम्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते। ऐसे पेशेंट्स में एक्सट्रीम चिड़चिड़ापन, पैसिविटी, हर चीज के प्रति उदासीनता और सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन देखा जाता है। तो हो सकता है जो डिप्रेशन ऊपर से दिख रहा हो वो एक्चुअली एक अंडरलाइंग हार्मोनल क्रैश का रिजल्ट हो। तो इस पूरे माइक्रो टू मैक्रो फीडबैक लूप को समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिमाग में आता है। जब क्लिनिक में कोई पेशेंट सिस्टमिक या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ आए तो क्या उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इवैल्यूएट करना उस डिस्ट्रेस के असली कारण का राज खोल सकता है? बिल्कुल खोल सकता है। यही एक बेहतरीन डॉक्टर की पहचान है जो पूरे सिस्टम को एक साथ देख पाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस इंटरकनेक्टेड नजरिए को हमेशा ध्यान में रखें।